हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। नवोदय विद्यालय की 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंक गणित सेक्शन का कुछ प्रश्न है जो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए एक एक कर देख लेते हैं। क्या कर रहा है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है और इसमें अंदर की ओर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। क्या है देखिए, ये सपोज कीजिए हमारी जो है एक वर्गाकार पार्क है जिसकी जो भुजा है वो 50 मीटर है। इसमें अंदर की ओर चारों ओर अंदर की ओर चारों ओर 2.5 मीटर, ये जो लेंथ है 2.5 मीटर चौड़ा 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। ठीक, अब कह रहा है कि इस पथ को समतल कराने पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना व्यय होगा। चलिए, तो इसमें हमें पहले ये आउटर स्पेस जो है उसका एरिया निकाल लेना होगा। तो बाहरी वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा गुना भुजा होता है तो 50 गुना 50 2500 वर्ग मीटर। ठीक है, ये हुआ। अब इंटरनल पार्ट्स, ये जो है इसका, तो ये कितना हो जाएगा, इधर से 2.5 मीटर छोटा होगा, इधर से 2.5 मीटर, फिर इधर से भी 2.5 और इधर से भी 2.5, तो हमारा कितना 5 मीटर। तो भुजा क्या हो जाएगी, भीतरी वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगी 50 माइनस 2.5 माइनस 2.5 यानी कि 50 माइनस 5 यानी कि 45 मीटर। सॉरी अगर नहीं दिख रहा होगा तो 45 मीटर हो गया हमारा ये। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 45 गुना 45 और ये हो जाएगा हमारा 20 42 4 4 16 4 2025 वर्ग मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल दोनों को हम माइनस कर लेंगे, 2500 में से ये 2025, तो 2500 माइनस 2025 कितना आ जाएगा हमारा 475 वर्ग मीटर। 475 वर्ग मीटर आया। अब यहाँ क्या करना होगा हमें, प्रति वर्ग मीटर 10 रुपया खर्चा है, प्रति वर्ग मीटर खर्चा बराबर 10 रुपया, तो 475 वर्ग मीटर खर्चा बराबर क्या हो जाएगा 475 गुना 10 यानी 4750 रुपया। 4750 रुपया ये हमारा खर्चा आएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये गलत टिक लगा हुआ है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना है। सभी आयत दिए हुए हैं, इनका एरिया दिया हुआ है, तो इसे हम एक एक करके जो है पहले चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये 1810 है, आयत का क्षेत्रफल जान लेते हैं। आपको पता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई।
अब पहला आया तो जो है इसका क्या हो जाएगा, पहले वाले का 18 गुना 10 यानी कि 180 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे वाले का 14 गुना 14 कितना हो जाएगा, 196। तीसरा है 12 गुना 16, 9 और 192 वर्ग सेंटीमीटर। थर्ड है 17 गुना 11, क्या हो जाएगा, 187। सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना है, तो सबसे अधिक हमारा कौन आ रहा है, ये 196। तो 196 किसका है, 14/14 यानी कि बी जो है 196 ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, बी हो जाएगा 196 स्क्वायर सेंटीमीटर में। चलिए अब अगला है 43, ये समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तीलियां हैं। कितनी हैं, एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तीलियां हैं। दो संलग्न तीलियों के बीच का कोण है। तो आप जानते हैं कि साइकिल की तीली में जो है, तीली क्या होती है, ये साइकिल है तो पूरा एक वृत्त जो होता है वो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री। 360 में 24 तीलियां हैं तो हम क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 24 क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 30, 2 से 15 कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 15 डिग्री का कोण बनाएंगे। 15 डिग्री कौन सा है, बी है हमारा 15 डिग्री, गलत टिक लगा हुआ है इसमें। ठीक है, चलिए अब अगला, साय 6 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण है। शाम के 6 बजे घंटा और मिनट के सुई का कोण कितना बनाता है, तो देख लीजिए, ये घड़ी है 12, 3, 6, 9, घंटा वाला जो होगा वो किस पर होगा, 6 पर होगा, और मिनट वाला जो होगा वो 12 पर, तभी तो 6 बजेगा। तो ये कितना एंगल बना, कितना बना, 180 डिग्री। यानी 180 डिग्री क्या होता है, सरल कोण। ठीक, कौन सा कोण बना हमारा, सरल कोण बना। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 45। 45 में क्या कहता है कि P, Q, R और S द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, P, Q, R, S जो है वो कितने प्रश्न बनाए हैं वो ग्राफ में है। उपयुक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि Q और R ने मिलकर कितने प्रश्न P और S दोनों से अधिक बनाए। तो Q और R, Q कितने बनाया है, 6। चलिए देख लीजिए, Q कितना बनाया, 6 क्वेश्चन, और R कितना बनाया है, 10। R कितना बनाया, 10 क्वेश्चन। ठीक है, अब दोनों कितना हो जाएगा, 16। इधर से जो है क्या पूछ रहा है, P और S, P कितना बनाया, 4, P 4, और S कितना बनाया है, S 8, कितना हो जाएगा, 12। तो 16 माइनस 12 करेंगे 4, क्या हो जाएगा, 4। ये आंसर हो जाएगा आपका। ये भी गलत, इसमें टिक लगा हुआ है, ये आंसर। ठीक है, अब आगे है 46। सभी अंकों 4, 2, 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे पहले 7420, और सबसे छोटी क्या हो जाएगी,
0 पहले नहीं दे सकते हैं क्योंकि फिर वो 3 अंक की हो जाएगी। तो 2047। अब क्या कर रहा है कि अंतर घटा दिए, 10 में से 7 गया 3 और 11 में से 1 चला गया उधर, 11 में से 4 गया 7 और यहाँ 3 7 में से 2 गया 5 5 3 7 3 5 3 7 3 यानी सी आंसर होगा। जिसने ये बनाया है वो गलत है इसका ये। ठीक है, चलिए अब आगे है 47 नंबर अगला क्वेश्चन। भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य है। क्या होता है? फॉर्मूला आप जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या कह रहा है इसमें? भाजक 51 है, भाजक 51, भागफल 16 गुने 16 जोड़ शेषफल 27 है, 27 क्या हो जाएगा? 6 6 पंचे 30 और 1 31 3 5 3 8 6 30 और 1 3 5 का 5 3 816। ठीक है, ये आ गया हमारा 816 तो भाज्य है। भाग के प्रश्न में भाजक 51, भागफल 16 और शेष, ठीक है, प्लस 27। तो 6 6 12 13 के 3 हासिल 1 2 3 1 4 843 843 ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे है 90 का अभाज्य 90 का अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले देख लीजिए 90 अभाज्य गुणनखंड मतलब उससे छोटा हो ही नहीं। क्या होगा? 2 गुना 45, 2 तो रहेगा 45 को 15 3 45 यानी 3 गुना 15, फिर 2 गुना 3 15 को 3 पचे 15। क्या लिख रहा है इसमें? 1 2 जो है एक बार, 3 2 बार और 1 5 बार। तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 10 यहाँ से हो जाएगा, 6 भी नहीं होगा क्योंकि 2 इंटू 3 हो सकता है। ये देखिए 2 एक बार, 3 2 बार है और 1 5, ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 स्क्वायर गुना 5 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है? निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है? तो देखिए कोई भी अभाज्य संख्या आपका 3 5 7 है, इसका जब फैक्टर एक सब में रहेगा तो यहाँ ए 1 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि यदि 9432 भागा 1.25 इतना हो तो इतना भागा इतना बराबर होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए आप कि उससे क्या डिफरेंस है इसमें। 9.432 अपॉन 12.5। तो हमें क्या करना होगा? इन दशमलव को हटाना होगा तभी तो ये इसके इक्विवेलेंट होगा। जब दशमलव को हटाएंगे तो ये 3 अंक के बाद है तो 1000 से गुना होगा, 1000 से गुना होगा तो ये हट जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? 9 4 3 2 और यहाँ पर हमें 1000 से गुना कर दिया, गुना और भाग दोनों करना होगा, नीचे 3 आ गए। अब यहाँ 12.5 है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 12.5 और यहाँ है हमारा 1.25। तो क्या करना होगा? दशमलव एक और इधर घसकाना होगा। तो इधर घसकाने के लिए क्या होगा? हमें 10 से भाग देना होगा। तो 10 से भाग देंगे, ठीक है,
10 से भाग देंगे तो होगा, तो 10 से भाग और 10 से गुना भी होगा, तो गुना वाला रह जाएगा, तो ये दशमलव हमारा घसक करके यहाँ आ जाएगा और ये वाला दशमलव हट जाएगा। ठीक, तो कितना आपको देख रहा चेंजेज लग रहा है कि 3 जीरो 1 4, 4 जीरो एक्स्ट्रा हमारा बढ़ रहा है, यानी कि 9 4 3 2 बटा 1.25 गुना 3 1 4 जीरो। ठीक, तो 4 जीरो जब बढ़ गया हमारा, तो ये संख्या जो है वो क्या होगा, 4 डिजिट जो है वो हमारा इधर आ जाएगा। तो 4 डिजिट इधर आएगा, यानी कि ये जो हमने लिखा था दशमलव यहाँ पर, ये यहाँ ना होकर के दशमलव 1 2 3 4 यानी यहाँ आ जाएगा 0.7546, यानी बी नंबर। ठीक है, चलिए अब आगे है, क्या कोई डाउट है क्या, देख लीजिए एक बार फिर से। ये दशमलव है, इस दशमलव को हमें रिमूव करना होगा, तभी ये इसके इक्विवेलेंट आएगा। तो इसके इक्विवेलेंट लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 1000 से गुना करना होगा इसमें, तभी तो ये हटेगा। तो गुना होगा तो भाग भी करना होगा, यानी 1000 हमारा नीचे आ जाएगा। फिर ये दशमलव को हमें इधर और लाना है, एक पॉइंट और इधर, तो 10 से भाग करना होगा इसमें, तो 10 से गुना भी करना होगा, भाग वाला पोर्शन इसमें चला जाएगा, गुना यहाँ रहेगा, यानी 3 1 4 जीरो हमारा एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। 4 जीरो तो 4 पॉइंट दशमलव भी लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे है कि 1.1 इतना इतना तथा इतना का योगफल है। तो इस ऐसे जब सवाल आए तो इसमें देखिए क्या करना होता है, पहले दशमलव के साइड का करते हैं। 4 डिजिट पर है, 4 में कोई है नहीं है, तो यहाँ 1 हो गया। फिर तीसरे स्थान पर यानी 1000 के स्थान पर कोई है, 0 है, 0 0 यहाँ 1 है, 1000 के स्थान पर 1 हो गया। अब दहाई के स्थान पर 0, यहाँ 1 है, 1 2 3, 3 है दहाई के स्थान पर, 3 हो गया। इकाई के स्थान पर इसमें दशमलव के साइड 1, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, 2 हो गया। अब दशमलव यहाँ इकाई पर 1 2 3 4 5, 5 दहाई पर 1 2 2 और सैकड़ा पर 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा 125.2311, 125.2311, ये सही आंसर सी हो गया। ठीक, अब आगे है 3 + 3/100 3/1000 + 3/10 लाख। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं हम 3 + 0.03 + 0.003 प्लस 6 अंक है ना, 0.123, थोड़ा इधर कर लेते हैं, 4 5 और छठे पर 3 आ जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो 6 प्लेस पर तो यही होगा, उसके बाद 3 पर है, तो यानी कि 2 जीरो और ये 3 आ गया। उसके बाद 2 पर है, यहाँ 2 0.3, इसमें है ये 3.0330003, यानी कि बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है, इतना का सरलतम भिन्न रूप है, 20.0925 का सरलतम भिन्न रूप है। तो सरलतम भिन्न रूप चलिए देखते हैं, 20.0925, दशमलव हटेगा तो ये 1 आ जाएगा और यहाँ 4 है, 1 2 3 4। अब क्या होगा यहाँ पर, तो 5 है, 5 है तो ये हमारा 5 से ही डिवाइड होगा। तो पहले हम थोड़ा और बड़ा लार्ज अमाउंट में करके देखते हैं, 25 से करके देखते हैं, क्योंकि 25 से तो ये होगा, तो 4 0 25 375 यानी 580 17 हो जाएगा। देखिए इसको हम 25 से काटते हैं, 25 चौका 100। ठीक, फिर यहाँ पर जो है 0.92 है, 3 बार में 75, तो कितना बच गया हमारा 75, तो 580
और 12 5 17, 17 यहाँ है और 5 117 5, कितने बार में? 7 बार में, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 400 400 दशमलव जो है वो तो हट गया हुआ है। अब यहाँ पर जो है 100, ठीक, 20400, हमें लाना कितना है? 8037 है। ओहो सॉरी, यहाँ 8 होगा, सॉरी 25 8 200 होगा 8, 8037 अपॉन 8037 अपॉन 400, 8037 अपॉन 400, सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे आप 5 से भी काटते, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता लेकिन आ जाता, ठीक। अब आगे है, ठीक, 300 ml की पानी की 17 बोतलें तथा 130 ml की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया गया। जग में लीटर में कुल द्रव कितने हैं? चलिए 300 ml कितना है? 17, कितना हो जाएगा हमारा? 5100 ml होगा, ठीक है। यानी कि ये हमारा लीटर में पूछ रहा है ना, तो ये हमारा 5.1 लीटर हो गया। अब कितना है ये? 130 ml का 30, 130 ml गुना 30, 39 ml, कितना हो जाएगा? 3.9 लीटर। दोनों को ऐड कर दीजिए, 5.1 प्लस 3.9, कितना आ गया? 9 1 10, 5 3 8 1 9, 9 लीटर, 9 लीटर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट 55 नंबर, क्या कर रहा है इसमें? सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला। कितना बजे चला? टाइमिंग लिखते चलिए आप, 9 बजे 9 AM चला। वह 10 मिनट पैदल चला, 10 मिनट यानी कि 9:10 पैदल चला। 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा की। इसमें 1 घंटा 5 मिनट यानी कि 10:15 बस में यात्रा की समय तक, और फिर 15 मिनट पैदल चला। फिर 15 मिनट यानी 15 मिनट और जोड़ेंगे तो हमारा 10:30 10:30 तक पैदल चल के घर पे पहुंच गया वो। यहाँ कितना घंटा रुका? 3 घंटा 20 मिनट। तो 3 घंटा 20 मिनट रुका तो हमारा समय कितना हो जाएगा? 3 घंटा 20 मिनट अगर हम AM PM वाला लेते हैं तो इसमें 1.5 घंटे के बाद 12 बज जाएगा और फिर 1.5 घंटा यानी 1:30 PM तक वो कहाँ रहा? वो घर पर रहा, चाचा घर। 3:30 बजे वो अपने घर पहुंच गया। तो 3:30 में वो घर पहुंचा और चला कितने बजे? 1:30 में, सॉरी 3 घंटा 20 मिनट रुका था ना वो, 3 घंटा 20 मिनट रुका। 10:30 तक तो वो वहीं था, घर पहुंचा। 3 घंटा 20 मिनट, तो हमारा समय कितना हो जाएगा? 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, सॉरी। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? ये 10 मिनट 2 बज जाएगा और 1 घंटा 40 समय लगा उसको, 1 घंटा 40 मिनट। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। कैसे? देखिए 9 से 10 मिनट पैदल चला, 9:10, फिर वहाँ से जो है वो 1 घंटा 15 मिनट यानी कि 9:10 से 10:15 तक बस में सफ़र किया, 10:15 फिर 15 मिनट पैदल चला, यानी 10:30 तक पहुंच गया रूम पर। वहाँ पर जो है 10:30 AM तक, वहाँ 3 घंटा 20 मिनट रुका, यानी कि 1:50 पर वह फिर वहाँ से चला और 3:30 में आ गया। तो टोटल समय कितना हो गया? 1:40, ठीक है। अब अगला है
क्या कह रहा है इसमें कि सॉल्व दिया हुआ है यहाँ इक्वेशन आपका। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट वाला काम करते हैं। इस टाइप का इक्वेशन हो आपके पास तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम कीजिए। 16 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1, सबसे पहले इसका काम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 3। फिर 5 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा 2। फिर 16 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा 14। फिर 18 में से 14 को घटाएंगे क्या हो जाएगा 4। और 8 में से 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा 4। समझ में आया आप लोग को? शॉर्ट में किए हैं देखिए। पहले 4 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा 3 आ गया, पहले इसका काम करना है। फिर अगला स्टेप होता, चूँकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसलिए फास्ट काम करना होता है। 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2। फिर 16 में से 2 माइनस करेंगे 14। फिर 18 में से 14 गया 4 और 8 में से 4 आ गया, यानी कि सी आंसर हो जाएगा सी। अब अगला है 57। 33/40 में क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो जाए। तो जब ऐसा हो तो उसी में से उसको घटाते हैं। 11/40 क्या हो जाएगा, दोनों का हर सेम है 22/40। 2 से 11 2 से 20 यानी 11/20 हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, अगला है ये दिया हुआ, इसको सरल करना है हमें। सरल करना है तो सब देखिए सभी का हर समान है। यहाँ ये प्लस में है, ये प्लस में, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है। तो इसमें क्या होगा, एक साथ कर लीजिए। प्लस वाले को 5 प्लस 7 प्लस ये 9, फिर माइनस वाले को एक साथ कर दिए 3 माइनस 1। कितना ये हो जाएगा हमारा 7 5 12 8 20 21 माइनस 4/22। 21 में से 4 चला गया हमारा 17/22। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है हमारा नवोदय में जो आया हुआ है 2025 में। एक दुकानदार 1 रुपए की 5 टॉफी की दर से खरीदता है तथा 1 रुपए की 4 टॉफी की दर से बेचता है। 125 का लाभ कमाने के लिए वह कितनी टॉफी बेचता है। देखिए हमारा जो है यहाँ क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, कैसे निकलेगा। 5 टॉफी कितने की आई 1 रुपए की, तो 1 टॉफी की कीमत कितना आ जाएगा 1/5 रुपया। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या करा, 4 टॉफी की दर से, तो 4 टॉफी कितने की 1 रुपए की, तो 1 टॉफी कितने की 1/4 रुपए की। तो ये हमारा जो है सेलिंग प्राइस हो गया। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा 20 और ये 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 यानी 1/20। होप आप लोग को दिख रहा हो अच्छे से। ठीक है, 1/20 रुपया हमारा जो है वो लाभ हो रहा है एक टॉफी पर। तो चूंकि एक टॉफी पर लाभ 1/20, ठीक है 1/20 रुपया, तो हमको कितना कमाना है 125। तो 125 लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा हमें, 125 में 1/20 से भाग करना होगा। कितना आ जाएगा 125 गुना 20 ऊपर चला जाएगा 2500 टॉफी। 2500 टॉफी हमें सेल करनी होगी यानी कि डी आंसर। ठीक, सबसे पहले क्या किया हमने, एक टॉफी की कीमत खरीद मूल्य
और एक टॉफ़ी की बेचने की कीमत निकाल लें, घटा लिया, लाभ निकल गया। तो 1/20 रुपया हम एक टॉफ़ी पर कमाते हैं, तो हमको 125 रुपया कमाना था। 125 में एक टॉफ़ी पर जो लाभ है उतना को हम करेंगे तभी तो टॉफ़ी की संख्या आएगा। 125 में डिवाइड कर दिए तो ये हमारा 2500 आ गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न कह रहा है 60 नंबर, क्या है कि टीना ने एक स्कूटर 5500 में खरीदा। उसने 3400 स्कूटर की मरम्मत पर खर्च किया और स्कूटर को अपने मित्र को इतना बेचा। उसका लाभ या हानि निकाले। ठीक है, कितना में खरीदी है टीना? 5500 में। 5500 में खरीदी, 3400 रुपया उस पर खर्चा की और 9 5 3 8, ये हमारा क्रयमूल्य हो गया। अब बेचती कितना में है? अपने मित्र को इतना बेचा, उस ये क्रयमूल्य, और विक्रयमूल्य कितना हो गया? 56,030 रुपया। ये 55,000 था। ओह सॉरी, 1 मिनट। 55,000 में खरीदा इसने और 3400 रुपया खर्च किया उस पर, तो ये हो गया 0,04538, 58,400 रुपया क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य क्या है? 56,030 रुपया। तो सीधा लग रहा है कि लाभ है। लाभ क्या, लॉस है ये, क्योंकि 58,000 में जो है वो लगभग खरीदा है। हानि क्या हो जाएगा? क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, 58,400 और 56,030 घटा लेंगे। 0, 10 में से 3 गया 7, 3, 8 में से 6 गया 2, 2370 रुपया का इसे नुकसान हो रहा है। 2370 यानी बी नंबर। ठीक है, चलिए आप लोग का कितना आया चेक कर लीजिए अपना। बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर आपको क्लास 1 से लेकर 5 तक की सभी क्लासेस की, सभी विषयों की आपको सॉल्यूशन मिल जाएगी, अर्थ के साथ, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी आपको सारे वीडियोज मिलते हैं। सो चैनल को लाइक, शेयर और दोस्तों में सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक, धन्यवाद।